भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बेबाकी से भारत का पक्ष रखा है। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या चाइना से सीमा विवाद का मुद्दा, हर बार उन्होंने पड़ोसी देशों को सख्त लहजे में जवाब देना सही समझा है। इस बार भी एस जयशंकर के एक बयान के बाद चीनी एक्सपर्ट काफ़ी भड़क गए और उन्होंने तो सैन्य संघर्षों के लिए तैयार रहने तक की चेतावनी दे डाली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने हालिया इंटरव्यू में चीन के साथ सीमा विवाद पर बोलते हुए कहा कि पड़ोसी देश के साथ सामान्य रिश्ते तभी संभव हैं जब सीमा पर शांति कायम होगी। इस दौरान उन्होंने पेट्रोलिंग के अधिकार की बात की, जिस पर चीनी के रक्षा विशेषज्ञ भड़क गए हैं। उनका कहना है कि यह चीन की संप्रभुता का उल्लंघन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक टिप्पणी से चीन के रक्षा विशेषज्ञ भड़क गए हैं। विदेश मंत्री ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध सीमा पर शांति से ही संभव है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जिन मुद्दों का विवाद अभी सुलझा नहीं है वे मुख्य रूप से पेट्रोलिंग के अधिकार और क्षमताओं को लेकर है। पेट्रोलिंग को लेकर जयशंकर के इस बयान पर चीन के सीमा मामलों के जानकारों और रक्षा विशेषज्ञों ने कड़ी आपत्ति जताई है। चीनी एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि जयशंकर की टिप्पणी भारत चीन के बीच विवादित क्षेत्रों को भारत का हिस्सा बता रही है, जो कि चीनी संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने विदेश मंत्री के पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमा विवादों का निपटारा दोनों देशों के सामान्य रिश्तों की नींव तैयार करेगा। इस इंटरव्यू के दौरान जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूज वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू का जिक्र किया, जिसमें पीएम ने कहा था कि केवल भारत चीन रिश्तों के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए सीमा विवाद का तुरंत निपटारा बेहद जरूरी है। इंटरव्यू के दौरान जयशंकर ने कहा, आज चीन के साथ हमारे रिश्ते सामान्य नहीं है क्योंकि सीमा पर शांति बाधा आई है। इसलिए पीएम मोदी कह रहे थे कि चीन को इस बात का पता होना चाहिए कि वर्तमान स्थिति उसके हित में नहीं है। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के अधिकार और क्षमताओं को लेकर विवाद अभी सुलझा नहीं है। विदेश मंत्री के इस बयान पर शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के एक रिसर्च फेलो हु जियोंग ने कहा कि जयशंकर की टिप्पणियों को लेकर चीन को अधिक सतर्क रहना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स से बात करते हुए हु ने कहा कि पेट्रोलिंग का अधिकार वाली जयशंकर की टिप्पणी चीनी संप्रभुता का उल्लंघन है। चीनी अखबार ने एक्सपर्ट के हवाले से लिखा, मोदी चीन भारत सीमा मुद्दे को कम महत्व दे रहे हैं। वहीं जयशंकर ने सख्त रूप अपनाया है, जिससे संकेत मिलता है कि मोदी के रवैये में नरमी केवल चुनाव को देखते हुए हो सकती है। मोदी ऐसा नरम रवैया अपनाकर स्विंग वोटर्स के एक वर्ग को लुभाने की कोशिश में भारत चीन संबंधों को आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वो 430 सीटें हासिल कर सके। एक्सपर्ट हु ने उन्मादी रुख अपनाते हुए कहा कि चीन को न केवल भारत की नरम बातें ही नहीं सुननी चाहिए बल्कि सैन्य संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जयशंकर ने जानबूझकर चीन को उकसाते हुए सीमा और पेट्रोलिंग अधिकारों के दायरे में भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में एक अन्य चीनी सैन्य विशेषज्ञ झांग जुनसे के हवाले से लिखा कि जयशंकर चीन पर आरोप लगाकर मौजूदा सीमा मुद्दे की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। झांग ने चीनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मौजूदा सीमा मुद्दे पूरी तरह से हाल के सालों में भारत के लगातार उकसावे के कारण पैदा हुए हैं। जब भारत उकसाना बंद कर देगा, समस्या शांत हो जाएगी। अगर भारतीय सीमा मुद्दे को चीन के खिलाफ फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करता है तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना जानता है। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच मौजूदा सीमा विवाद सुलझाने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच 27 मार्च को भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 29वीं बैठक हुई, जिसमें सीमा मुद्दों को हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी। चीन ने हाल ही में भारत के लिए अपना नया राजदूत नामित किया है। नामित राजदूत जू फियोंग ने 10 मई को एक इंटरव्यू में कहा कि चीन का मानना है कि चीन भारत संबंधों को किसी एक मुद्दे से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए और सीमा का मुद्दा संपूर्ण रिश्तों का मुद्दा नहीं है। In my view, we should have done it 25 years ago. Again, we are reactive, that means. I mean, Your words, Dr. Jaishankar. No, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. So, secondly, please bear in mind one thing. We had an agreement that you're not supposed to bring military to the border in large numbers. So, by that logic of yours, I should be the first to break the agreement. Why do we reach agreements? We reach agreements because it is in our interest to stabilize a border or a situation. Okay, it's not out of love and affection and sentiment that you do. It's cold calculation and common sense. Okay, our agreements with China were reached in 1993-96. I'm not even getting into which government, etc. I think
I try to avoid this whole debate. Okay, I don't like in foreign policy. Maybe it is because I've been myself so long in this field. I don't like to necessarily say these people were right and those people are wrong. I don't think it serves the nation well. Okay. But if I do find that others are playing a political game where everything is being blamed on the present dispensation and entire history is being whitewashed, I think the history has to come out. Okay. Now, on the question of breaking the agreement or not breaking the agreement, generally countries as a rule, sensible countries do not, because what do you need most in international, if you have a reputation as a country which breaks agreement, what do you need agreements, why did you sign them? I mean, you went in 1988, Rajiv Gandhi went to Beijing in 1988. 88, correct. Okay. December. You signed agreements in 93, 96. I don't think signing those agreements was wrong. I disagree with you. I mean, and this is not a political point I'm making. Okay. I think those agreements were signed because at that time we needed to stabilize the border. And they did stabilize the border. Please also note that. So this suggestion of yours that people sign and compulsorily break the next day, that's not true. Company of those who have done so. Excellencies, ladies and gentlemen, I particularly note from the 4 guiding principles and the 15 objectives of Bangladesh's outlook its respect for the 1982 UN Convention on the Laws of Seas, UNCLOS. It is essential for the credibility of the global order that such foundational regimes are respected and scrupulously observed by all signatories. May I add that the views of Bangladesh are particularly noteworthy because of its standing as a progressive and successful developing economy that is making its fullest contribution to regional growth and prosperity. Let me now address the issue of the Indian Ocean. Because the world is understandably seized of the larger domain of the Indo-Pacific, we should not underplay the issues and challenges of one of its core constituents, the nations of the Indian Ocean. Our historical experience is somewhat different than those of the Pacific, even if we are joined at the hip. There are distinct issues that arise from regional identities, colonial experiences, and geopolitical relationships. Many nations of the Indian Ocean still address developmental challenges. We must recognize that there are distinct regions and ecosystems. The Bay of Bengal is a very good example. The countries in this geography have their particular aspirations and agenda, as well as their respective pathways towards progress. We are members of the BIMSTEC, an organization that is increasingly coming into its own. Amongst ourselves, we are very cognizant of the challenges we face in governance, modernization, and security. And we are confident of dealing with them through deeper cooperation and shared efforts. It is by nurturing such building blocks that we will make Indian Ocean, indeed the Indo-Pacific. The more we work on facilitating smooth and efficient connectivity, the better off we all are. And obviously, we need to respect sovereignty and territorial integrity while doing so. Let me therefore underline that from India's perspective, efficient and effective connectivity to ASEAN in particular will be a game changer. We accord this the utmost priority. As nations of the Indian Ocean, we are united in our interest in the maritime sphere. Here too, there is much that we who inhabit this ocean must reflect on. The era where maritime spaces would be secured by others is now behind us. With each passing day, this is increasingly our shared responsibility. We must discharge that, sharply aware that global good should not be sacrificed at the altar of any national dominance. To do so, we must put in place bilateral, plurilateral, and regional tools and mechanisms to achieve our ends. It would mean exchanging information on white shipping, cooperating on coastal surveillance, or collaborating
on maritime domain awareness. Diplomacy cannot rest content merely by articulating positions. It equally needs practical action to back it up. There are some global challenges that also merit regional consideration. Chief among them are climate action and counterterrorism. The universality of these concerns is by now well. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।